नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान किस तरह से दोहरे चरित्र को लेकर चलता है। जी हां, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, जो पाकिस्तान जो चीख चीख कर ये कहता है भारत समेत दुनिया भर के मुसलमानों का हितैषी है, ये दावा करता है, और वही पाकिस्तान अब गाजा में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने गाजा में शांति के लिए प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में भागीदारी पर विचार करने की पेशकश की। और अब इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर अगले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका जाने वाले हैं। और जानकारी ये भी है कि ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के दौरान गाजा में पाक सैनिकों की तैनाती पर चर्चा की जा सकती है। आप इसे इस रूप में समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलावा भेज दिया है और सीधे कह दिया है मुनीर अमेरिका में पेश हो। और उस पेशगी का आखिर मतलब क्या है? दरअसल ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि जिस तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर बातचीत कही गई थी, और सीधे आदेश देने वाले हैं ट्रंप मुनीर को कि अपनी सेना को भेजना है सीधे सीधे अब इजराइल के पक्ष में, गाजा में हमास के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान अमेरिका की बात काट भी नहीं सकता, वो चाहकर भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान अब कहा यह जा रहा है कि बड़े असमंजस में है, क्योंकि पाकिस्तान सेना ना भेजकर अमेरिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, और अगर वो सेना भेज देता है तो उस पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लग सकता है, और इससे पाकिस्तान की इजराइल विरोधी और मुस्लिम हितैषी जनता का गुस्सा और फूट सकता है, और ये और भी ज्यादा मुश्किल वाले हालात हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही गृह युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है। यहाँ पे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब ट्रंप के सामने मजबूर पाकिस्तान के संभावित कदम और उसकी मजबूरियां तो आप जानते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि गाजा को लेकर पाकिस्तान का आखिर प्लान है क्या। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत गाजा में सेना भेजने को तैयार है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी जवान हमास को हथियार डालने पर मजबूर नहीं करेंगे। इशाक डार का कहना है कि पाक सेना का मकसद है गाजा में जाकर शांति की स्थापना करना, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना फिलिस्तीन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। तो भाई ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या। वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता, फिर चाहे इसके लिए अपने सिद्धांतों से ही समझौता क्यों ना करना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर अमेरिका को नाराज कर दिया तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से अमेरिका ने खजाना खोला है, बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाहे बात अफगानिस्तान के साथ में जंग को लेकर हो या फिर पाकिस्तान की जो आर्थिक अभी स्थिति है उसको मजबूती देने के लिए जो तमाम बड़े सौदे किए गए हैं। बलूचिस्तान तक का सौदा जब पाकिस्तान कर चुका है अमेरिका के साथ में, तो आप ये समझिए कि एक और दूसरा सौदा होने वाला है अपना ईमान धर्म बेचने के साथ, गाजा में अपनी फोर्स को उन मुस्लिमों के साथ में उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, उनका कत्लेआम मचाने के लिए, जिनका अभी तक हितैषी पाकिस्तान बनता आया है। अब कई बड़े सवाल हैं इस दौरान। क्या पाकिस्तान अमेरिका के आगे घुटनों पर आ चुका है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान मुसलमान विरोधी होने का खतरा उठाएगा? सवाल यह भी, क्या गृह युद्ध की आशंका के बावजूद गाजा में सेना भेजेगा पाकिस्तान? ये वो तमाम सवाल हैं जो जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, ये जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हुसैन जावेद मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, और एक और खास मेहमान पाकिस्तान से ही मेरे साथ में कनेक्ट होंगे, उनको भी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हुसैन जावेद आप ही से सवाल, चूंकि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप वहां की स्थिति को बखूबी समझते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी बाकी सारी सिचुएशंस या अपडेट से इतर शुरू से लेकर अभी तक पाकिस्तान का फिलिस्तीन को लेकर, हमास को लेकर, गाजा को लेकर क्या स्टैंड है, और मोसाद को लेकर, इजराइल को लेकर क्या स्टैंड है? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम।
देखिए, फलस्तीन का इशू हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर हमेशा बहुत ही एक कार्डिनल फीचर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने पूछा कि हमारे समझ से मौकिफ क्या रहा है, तो पाकिस्तान बिल्कुल सऊदी अरब के साथ खड़ा है जिन्होंने टू स्टेट सोल्यूशन दिया था, और साथ में ये भी कहा था कि ये मसला तभी हल हो सकता है जब यहाँ पे टू स्टेट्स हो और 1967 का जो बॉर्डर है उसको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। ये हमारा मौकिफ रहा है और इसमें हम कई इस्लामी मुल्कों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े हैं। दूसरी बात, हमास को लेके हम क्या इसमें सोच रहे हैं, या जो अपने आईएसएफ का टॉपिक चुना है अभी हम उसके बारे में कहाँ खड़े हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। आपने ये कहा कि पाकिस्तान का जो यहाँ पे चेहरा है वो दोहरा रहा है, शायद पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहा है, जो बिल्कुल इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। हम तो उसी मौके पे खड़े हैं। और आपका क्या ख्याल है, आईएसएफ का ये जो सारा मंसूबा है ट्रंप साहब का, ये क्या सारा पाकिस्तान के ऊपर बेस करता है? पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये गजा के बारे में है। 2 साल वहां खून की होली खेली गई है, वहां पे इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करनी है और उसके बाद एक ऐसा सिक्योर माहौल क्रिएट करना है जहां दोबारा जंग ना हो। पाकिस्तान का उसमें एक छोटा सा किरदार रहेगा उन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। एक और बात, अभी ये भी कहा गया कि ट्रंप साहब जब चाहेंगे वो पाकिस्तान को इस तरह से बुला लेंगे और हमें उनको तामील करना पड़ेगा। तो अगर आपने अमेरिकन वजीर खारजा रोबियो का बयान सुना है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की शुक्रगुजार है कि वो उस इशू के ऊपर गौर कर रहा है जो अमेरिका ने उसको ऑफर किया है। लफ्ज देखिए, गौर कर रहा है, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान राजी हो चुका है अपनी फौज को वहां पर भेजने में। तो ये अल्फाज को चुनाव बहुत अहमियत रखता है इसके अंदर। ठीक है। अब वैसे मेरे अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी हमारे साथ में कनेक्टेड है, पाकिस्तान से पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन हुसैन जावेद जी, आपने यहाँ पर कई बड़ी बातें जो कही, उसमें इस बात को भी आपने वही शब्दों की बात कही, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना, पहली बात ये। अब मैं एक बार यहाँ पर विनोद जी का रुख करते हुए समझना चाहूंगी, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हुसैन जावेद कह रहे हैं कि भाई अमेरिका कह रहे हैं कि पाकिस्तान विचार कर रहा है। अरे विचार करने की गुंजाइश है क्या सर? पाकिस्तान को विचार करने का क्या ऑप्शन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वो कहेंगे कि ये ऑप्शन है आपके सामने, आप देख लीजिए? अगर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि आपको फोर्स भेजना है तो क्या मना कर पाएंगे यहाँ पर आसिम मुनीर, या कोई इफ एंड बट यहाँ पर काम कर पाएगा क्या सर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका का जो मैंडेट है उसकी खिलाफत कर सके। और देखिए, जिस तरह से वहाँ फोर्सेस भेजी जाएंगी तो पाकिस्तान के अवाम में भी उसका विरोध हो रहा है। वहां भी लोग नहीं चाहते कि साहब मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस को हमास के खिलाफ उतारा जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि न वो निगल सकता है न उगल सकता है। और पाकिस्तान के जो मतलब सीडीएफ है वो तो बिल्कुल देखिए, शहबाज शरीफ साहब को तो बिल्कुल रेलीगेट कर दिया गया है, तो वो तो बिल्कुल पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पे तो असीम मुनीर साहब हैं, और असीम मुनीर साहब इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आज जितने भी तमगे उन्होंने पहन रखे हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, या जो उनका मैंडेट है वो अमेरिका से उनके लिए आदेश आए हैं। तो वो इस जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया है कतई इस पोजीशन में नहीं है कि साहब वो उनको बना कर सके। उन्हें चाहे मतलब या अनचाहे इन फोर्सेस को, इन ट्रुप्स को वहां डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है। जिस तरह की खाना जंगी, जिस तरह से तशद्दुद की वारदातें हो रही हैं, बलूचिस्तान में देखिए बहरान मचा हुआ है, खैबर पख्तूनवा में हालत खराब है, आप ये देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में हालत खराब है। तो और उनकी जो फोर्सेस हैं वो भारत की सीमा पे भी लगी हुई हैं, बांग्लादेश में भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले रखे हैं। तो जो फ्रेगमेंटेड एप्लीकेशन है पाकिस्तान आर्मी का, वो इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। तो मुझे मतलब न चाहते हुए भी असीम मुनीर साहब को ये ट्रुप्स वहां भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि साहब इस इशू को किस तरह से इंटरनेशनलाइज किया जाए। इसमें कोई शक नहीं सर, वही बात है कि कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही नेगोशिएशन पावर है पाकिस्तान के हाथ में इस बीच। और मुझे लग रहा है कि इस बात को शायद बखूबी समझ भी रहे हैं यहाँ पे भले ही हुसैन जावेद, क्योंकि इसके पहले भी हमने जब चर्चा की, पहले तो ये बात हो रही थी कि भाई ऐसी तो कहीं से कहीं तक कोई चर्चा ही नहीं है। जब स्टेबलाइजेशन फोर्स का, आईएसएफ की जब बात हो रही थी, तब कई पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट कनेक्ट हुए, बोलते नहीं ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने कहा था कि रुकिए,
थोड़ा इंतजार कीजिए और वो दिन आएगा, और देखिए वो दिन आ भी चुका है। लेकिन मैं यही बात रजा कौशिक जी आपसे जरूर समझना चाह रही हूँ, रजा काशिफ, कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फोर्स आईएसएफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि एक लंबे युद्ध की जंग का एक अनुभव है, चाहे बात भारत के साथ में युद्ध का एक अनुभव हो या फिर इंटरनल तौर पर जो तमाम कियोस्क रहते हैं उन परिस्थितियों का, अफगानिस्तान के साथ में और जंग का अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। और कहीं ना कहीं इसी का ही फायदा ये जो पीस एक पूरा एक तरीका अपनाया गया है पीस टॉक के लिए, जिस सऊदी अरब की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, और पाकिस्तान की इसी फोर्स का फायदा और इसी खासियत का फायदा उठाना चाहते हैं अब कि अपनों ही के खिलाफ कैसे हथियार उठाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह कि आपका ये कहना कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होने जा रहा था, किसी ने कहा होगा, लेकिन आपके यहाँ चैनल पे और दूसरों पे भी मैंने एक ही बात की थी, ऐसा हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान एक इंटरनेशनल अलायंस में जाके कहीं पीस कीपिंग मिशन करता है, चाहे आप उसको कोई भी नाम दें, बेसिकली तो पीस कीपिंग ही है ना, पीस अमन लेने के लिए, तो वो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो आज हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि रजा काशिफ जी ये नहीं है कि पीस कीपिंग टॉक की वजह के कारण वहां पर अगर आप लोग जा रहे हैं, बात ये है कि गाजा को या हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना है और इजराइल का पक्ष लेकर आप जा रहे हैं। अगर ये बात होती कि आप गाजा के समर्थन में आकर गाजा की तरफ से अगर आप जंग में अपने सैनिकों को भेजते, जिस तरह से अभी तक हमेशा पाकिस्तान मुस्लिमों का हितैषी बनता है, तब कोई संशय नहीं होता, तब कोई आशंका नहीं जताई जाती। और अब आप उन्हीं हमास, जिन्हें अपने आप फिलिस्तीनियों को आप अपना भाई बंधु कहते रहे, उनके खिलाफ आप अपनी सेना को उतारने जा रहे हैं। अच्छा देखें, एक तो ये कि आपने कोई चिंता नहीं करनी, इस पे कोई परेशानी नहीं होनी, आपको कोई किसी किस्म का दुख नहीं होना चाहिए कि क्या करने जा रहे हैं। जो जा रहे हैं चीजें होंगी, सब कुछ सामने आएगा, हर चीज क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। जैसे अभी एक साहब आपके यहाँ ये टोपी वाले साहब हैं, ये कुछ दुखी हो रहे थे कि जी, टोपी वाले साहब का नाम विनोद दत्ता है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। सुनिए सुनिए जरा, मैं आपको बता दूं, ये वही टोपी वाले साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आपके कई अधिकारियों की या फिर पाकिस्तान के कई आतंकियों की चिंता जो है वो बढ़ा दी थी, उनकी टोपियां उड़ा दी थी, बाल जो है उनको आधे बाल उड़ गए थे। तो मैं टोपी वाले साहब की खासियत बता दूं, सोच समझ के बोलिएगा जरा। मामला आते हैं, हर देश के अंदर, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ। मुझे लग रहा है कि रजा काशिफ का थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का कनेक्शन का इशू हो रहा है, लेकिन यही बात संजीत सिरोही जी मैं आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। अब पता नहीं, हालांकि यहाँ पर रजा काशिफ बोल रहे कि अगर भेज रहे हैं तो क्या हो जाता है, इसमें क्या तकलीफ है। अरे तकलीफ तो ये है, दोहरा चरित्र जिन्हें हमेशा अपना भाई बंधु कहते थे, क्या उनके खिलाफ ही अब पाकिस्तान हथियार उठाएगा तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे? नैना जी, सबसे पहले तो जावेद साहब ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, मैं उन्हीं पॉइंट को लेके आप बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो फोर्स जा रहा है, ये पीस कीपिंग के लिए नहीं जा रहा है, पीस एनफोर्समेंट के लिए जा रहा है, ये बात समझनी चाहिए। और इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो इशाक डार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आवर जॉब इज पीस कीपिंग एंड नॉट पीस एनफोर्समेंट। तो इसका मतलब ये है कि पीस कीपिंग के लिए नहीं, पीस कीपिंग तब होता जब दोनों साइड अलग अलग बैठी होती और एक डीमिलिटराइज जोन होता और उसके अंदर आपको पीस होता। जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाता है, वो वहां पे जो है पीस को जो है बरकरार रखता है। इनको पीस बरकरार नहीं, इनको पीस इंश्योर करना है, एनफोर्स करना है। और वो इसलिए करना है क्योंकि हमास का पिछले हफ्ते ही उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो है अपने हथियार जो है नहीं डालेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो पाकिस्तान के लिए आने वाली है, पाकिस्तान क्या ये जो भी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गंदा काम इजरायलीज पिछले 2 साल से नहीं कर सके डिसआर्म करने का हमास को, अब ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इनको ये जो है काम करना पड़ेगा, हमास को डिसआर्म करना। अब सवाल ये आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का जाएगा पर मेजर शेयर होगा, 20%, 30%, 40% होगा पाकिस्तान का। और उसकी वजह है, और एक वजह तो आपने साफ बताया है
कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, जंग की, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन में हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में हो, वो एक्सपीरियंस्ड है। वो बात अलग है कि एक्सपीरियंस उनका जो है नेगेटिव साइड में, वो बेचारे कोई भी लड़ाई जीते नहीं है, पर एक्सपीरियंस होता है चाहे जीते चाहे ना जीते। एक तो नंबर 1 ये है। नंबर दूसरा, अगर आप इस इलाके में देखें तो सबसे ज्यादा जो फौज है वो पाकिस्तान के पास है, तुर्की के पास है, ईरान के पास है। इजराइल ने तुर्की का मना कर दिया कि तुर्की को हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, ईरान आएगा नहीं। तो सबसे बड़ी जो 6,20,000 या 6,50,000 शायद पाकिस्तान की आर्मी है, वो उसमें से जो है बड़ा शेयर जाएगा। तो 2 रीजन है मेन, पहला उनकी स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ, और दूसरा उनका एक्सपीरियंस। तीसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को आसिम मुनीर के ऊपर भरोसा है, क्योंकि मेरा ख्याल आसिम मुनीर साहब पूरी दुनिया में एक ही आर्मी चीफ होंगे जो कि व्हाइट हाउस में 1-on-1 यूएस प्रेसिडेंट के साथ लंच करके आए हैं। तो जब उन्होंने वहां लंच करा है और नमक खाया है, तो उसका तो अब जो है इनको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका एक बिजनेस कम्युनिटी है। अमेरिका कोई भी चीज देता है तो उससे बदले में डबल चीज देती है। तो ये तो आसिम मुनीर साहब को उस टाइम सोचना चाहिए था जब लंच किया था। तो ये जो है ये देना पड़ेगा। अभी यानी कि सिरोही सर, आप ये कह रहे हैं कि अब ये कीमत चुकाने का वक्त है क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जितना आपको राहत दी है, जितनी मदद की, और अब वक्त है उसकी कीमत चुकाने का। बिल्कुल नैना जी, कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बेवकूफ नहीं है कि वो जो हर जगह कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल। ऐसे नहीं कहते, वो बिजनेसमैन है, उनको पता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए किसी चीज को देना पड़ता है। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को व्हाइट हाउस में लंच करा दिया, शहबाज शरीफ के साथ 2 दफे मिल लिए, तीसरी दफे उनको फिर बुला रहे हैं वहां पे जो है इजिप्ट में जो पीस डील हुई थी गाजा की, उसमें सब पब्लिक के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दिया। तो ये तो अब उनको देना पड़ेगा, जो अपनी फौज को भेजना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फौज को भेजने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले पाकिस्तान, जैसे हमास को मैंने कहा डिसआर्म करना पड़ेगा, विच इज ए बिग चैलेंज फॉर एनी इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स, चाहे वो किसी भी देश का हो। जब वहां जाएगा और हमास हथियार नहीं डालेगा तो हमास को डिसआर्म करना, इसका मतलब है अगर वो हथियार नहीं डालेगा तो वहां पे लड़ाई हो सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान में बैकलैश बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस्लामिस्ट पार्टी है, चाहे उनके सेनेट में, उनके असेंबली में इतने रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, लेकिन वो सड़क पे हजारों आदमी उतार सकते हैं। और जब वो हजारों आदमी सड़क पे उतरेंगे और उधर जो है पाकिस्तान के पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, वो जो सड़क पे उतरेगी उसको कैपिटलाइज करेगी, फिर ये आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ये आसिम मुनीर साहब अब बीच में फंस चुके हैं ना। वो उसको अगर हाँ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को, तो अपने देश में खतरा है, और अगर उनको ना करते हैं तो जो आने वाले समय में उनको इमदादी मिलनी थी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे इकोनॉमिक एड मिलनी थी, बंद हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी $400 मिलियन जो दिए हैं F-16 की अपग्रेडेशन के लिए, वो क्या बेवकूफ है? वो दे रहे हैं, वो देंगे तो काम तो लेना पड़ेगा ना उनको। कीमत वसूलने की बात है। हुसैन जावेद, आप मुस्कुरा रहे थे इस बात पे, लेकिन जो भी सिरोही जी ने तमाम जो पॉइंट्स गिनाए हैं, आप उनसे तो सहमत होंगे। ये इम्तिहान का वक्त है पाकिस्तान, चाहे शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर हो, उनके लिए इम्तिहान का वक्त है, इसे तो मानते हैं आप? देखिए, मैं अगेन अपनी बात को वहीं पे ले जाऊंगा कि आपने शायद अमेरिकन वजीर खारजा का बयान सही से पढ़ा नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हमें पाकिस्तान के कई सवालों के जवाब भी इस हवाले से देने हैं। मना करने का ऑप्शन कितना है? मना करने की कितनी इम्यूनिटी है, ये बताइए जरा। अगर वो बोलते हैं कि अच्छा, आसिम मुनीर कहते हैं कि ठीक है भाई, हम इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कि आपने जो हमें निवेश और जो तमाम सुरक्षा प्रोवाइड कराई है, आप उसमें से कमतर कर लो, लेकिन हम अपनों का खून नहीं बहाएंगे, हम अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, क्या ये बोल सकते हैं आसिम मुनीर? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। देखिए, पहली बात तो ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान किसी बंद, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जैसे किसी बंद गली के अंदर चला गया है और ट्रंप साहब हमें इस तरह से मतलब हमारे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है। अगेन इस बात को समझे, ISF सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है, उसको UN हिमायत हासिल है, ये याद रखें। ये UN के अल्ट्रा कुछ भी नहीं हो रहा। नवंबर 2000
25 के अंदर इसको यूएन ने भी बकायदा इसकी मंजूरी दी है ट्रम्प के पीस प्लान की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अभी ये तय होना है कि जब ये फोर्स वापस जाएगी तो इसका स्कोप क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा, अरे इसके अगर फंडिंग का बंदोबस्त क्या। इतनी चिंता नहीं हुसैन जावेद, तो मीटिंगों पे मीटिंग, बैठकों पे बैठक कर रहे हैं लगातार आसिम मुनीर। अभी हाल ही में आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे कई देशों के सैन्य और अधिकारियों से भी मुलाकात की है। अगर टेंशन नहीं है और सबकी मुलाकात और चर्चा का जो केंद्र है वो गाजा ही है, वो यही स्टेबलाइजेशन फोर्स ही है। सिरोही जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं जावेद साहब को बता रहा हूँ, इस पे हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि जी वो सिर्फ पाकिस्तान ही भेजेगा। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है सब देशों का जाएगा, और इसमें ज्यादातर क्या मेरा ये सोच है कि सारे के सारे जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हिस्सा होंगे वो मुस्लिम कंट्री से होंगे। और इसलिए अगर आप देखेंगे आसिम मुनीर में, जैसे नाना जी आप बता रहे थे, उन्होंने जो बातचीत की है, मुलाकात की है, वो मलेशिया के, इंडोनेशिया के, तुर्की के इन लोगों से बात करिए, वही मुस्लिम कंट्री जिनके चांसेस है वहां पे जाने की। नंबर 1। नंबर 2, जो जावेद साहब कह रहे थे कि नहीं ये तो यूएन का मिशन नहीं है, ये यूएस मिशन है, इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब डायरेक्ट सुपरवाइज करेंगे, और इसमें अमेरिका के 2 स्टार जनरल होंगे जो कि इसको पूरे जो फोर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा उसको जो है कमांड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो ये हुसैन साहब कह रहे थे कि अभी कई चीजों के जवाब बात वहां पे अटकी हुई है पैसे के ऊपर। पाकिस्तान ने डिमांड की है कि हर सैनिक के लिए $10,000 उनको लेने हैं, जबकि जो है अमेरिका जो है इस चीज के ऊपर अभी बार्गेनिंग चल रही है, कह रहे हैं कि हो सकता है वो $8,000 हो। तो अभी ये पैसे का मामला फंसा हुआ है। पैसे का मामला जब पाकिस्तान को लगेगा कि पैसा, हाँ हमारे सैनिक भी खुश रहेंगे, पैसा मिलेगा, तो ये जाना तो पड़ेगा। इसमें हुसैन जावेद साहब आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज को ये मत सोचिए कि हमें एक उसमें डाल दिया, टनल में डाल दिया और लेफ्ट राइट कुछ नहीं। अब आपको या तो वहीं खड़े रहना, पीछे आना, या आगे जाना। आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। जावेद साहब बिल्कुल जी, सुने एक मिनट, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको बड़े साफ अंदाज से यहाँ पर कह देना चाहता हूँ। अगेन मैंने कहा हम किस चीज पे फंसे, पैसे का मसला नहीं है। मसला है कि ये फोर्स जो इतनी बड़ी फोर्स बनने जा रही है, इसका मैंडेट क्या होगा, इसका स्कोप क्या होगा। और ये मत भूलिए सिर्फ फोर्स नहीं बननी है, इसके साथ पूरा एक फलस्तीनियों का टेक्नोक्रेट सेटअप बनना है जो इनके साथ डील करेगा। अभी वो भी नहीं बना है, और सबसे बढ़ के एक पूरा पीस बोर्ड भी अभी उसका क्या अमल में आना है। तो हम मेरे ख्याल में बहुत सारी जो बातें ना उनको बहुत पहले यहाँ पे तय करके बैठे कि शायद ऐसा हो जाएगा। तो मैं बता दूं बहुत सी चीजें तय होनी है। और अगेन मैं उसी बात के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान में यह मसला नहीं है कि हमारी फौज को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारी फौज उसका हिस्सा जरूर बनेगी, लेकिन ये कहना है कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी आगे जाएगी और हमास को उसने डिसआर्म करना है, पाकिस्तान को जॉब भी ये दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर फौज को एक रोल दिया जाएगा और उसको तय किया जाएगा कि उसका रोल क्या होगा। जस्टिफाई करें, और यही बात तो यहाँ पर सिरोही जी ने भी कही है कि जो डर्टी हैंड करने वाली जो पूरी प्रोसेस है ना, वो दे दिए सीधे सीधे पाकिस्तान के हाथ में। 100% जिम्मेदारी नहीं है आपकी, बड़ी जिम्मेदारी मान लीजिए 20 से 30% की ही जिम्मेदारी है। बड़ा सवाल तो यही है कि अभी तक हमेशा आप हमास को, फिलिस्तीनियों को या उनके पक्ष में आवाज उठाते रहे, तो क्या आप उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाएंगे क्या? बड़ी बात तो यही है। रजा काशिफ कुछ कह रहे थे, उस समय उनकी बात अधूरी रह गई थी जी। पहले रजा काशिफ का मैं यहीं पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। रजा काशिफ, बात यही है कि अब डर्टी पॉलिटिक्स जो है अब दरअसल असल में अब शुरुआत हुई है। जिस रूप में अमेरिका की तरफ से बड़ी मेहरबानियां की गई, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात कही गई, लेकिन अब वक्त है उस नमक का कर्ज चुकाने का। और यही बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई अब यू टर्न का कोई ऑप्शन नहीं है आसिम मुनीर के सामने, या अगर है तो वो भी बताइए, मना करने की हिम्मत है क्या डोनाल्ड ट्रंप को? जी देखें, बुनियादी तौर मैं ये कह चुका हूं, अभी मैंने पहले भी आपसे यही बात की कि ये कहना कि किसने क्या करना है, यूनाइटेड नेशन का एक सिस्टम है और दुनिया के हर देश का एक सिस्टम होता है, वो उसको फॉलो करता है। और आप यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। अमेरिका अगर एक पीस कीपिंग कर रहा है, अगर आप उसको कहते हैं कि जी पीस कीपिंग नहीं है, जो भी आपको लग रहा है वो आप कहते रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने जाना है तो वो जाएगा,
पर आप ये कहें कि ये गलत जाएगा, है। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में वैसे ही आपको नहीं लगता जिस तरह से अभी हालात है, मुस्लिम दलों का विरोध और बढ़ जाएगा अगर फिलिस्तीनियों के खिलाफ अगर हथियार उठाते हैं या फिर अपनी सरकार अपनी सेना को भेजते हैं, तो मुस्लिम जो ऐसे तमाम दल हैं, इस्लामिक दल, क्या उनका विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को? अच्छा देखें, इस्लामिक दल आप कह देती हैं, आप तो इंडिया में भी उठा के ले आएंगे बड़े इस्लामिस्ट हैं और ये वो, आपका तो एक चीफ मिनिस्टर भी उठा के एक लड़की ने मुंह पे पर्दा किया हुआ है वो भी उतार के फेंक देता है। तो आप अपने इंडिया की राजनीति करें, जरा इधर की बात तो कीजिए। हमारे जो सुनिए हमारे मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को, क्योंकि उनकी वो पोती की उम्र की है, यही कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ना पाकिस्तान है, ना ये ईरान है, ना ये बांग्लादेश है, यहाँ पर सर उठा के जी सकती हो, यहाँ पे मुंह ढक के चलने की जरूरत नहीं है। देखने का नजरिया है, उसको आप वहां पर मुद्दा बना रहे हैं राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपनों ही के खिलाफ अगर हथियार उठाएंगे, मैं यही बात पूछना चाह रही हूँ विनोद दत्ता जी, आप जवाब नहीं, रजा काशिफ के पास गोल गोल जवाब दे रहे हैं। जरा मुझे एक बात बताइए, आने वाले वक्त में अगर ये स्टैंड लेते हैं आसिम मुनीर, तो कितना बड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात है पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह के सूरत हाल पाकिस्तान में देखी जा रही है और जिस तरह से इस चीज का विरोध होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हुकूमत इसको जस्टिफाई कर पाएगी। दूसरी मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पीस एनफोर्समेंट के लिए अगर ये फोर्सेस जा रही है और जिस तरह के हालात गाजा में हैं और जिस तरह से इजराइल हावी है गाजा पे, तो वहाँ ये मतलब जो कहते हैं क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट होना लाजमी है और वहाँ आपको पीस एनफोर्समेंट इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, आपको मिलिट्री ऑपरेशंस अंडरटेक करने पड़ेंगे। और दूसरा देखिए, आपके खुद जो अंदरूनी हालात हैं वहाँ आपको खुद अपने ट्रुप्स की जरूरत है। आपके पास जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ा जा रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां उठा के आ रहे हैं। तो जब तक आप अपनी जो दहशतगर्दी के खिलाफ या जो मतलब जिस तरह से बलूचिस्तान में आप देखिए लोग आपको खदेड़ रहे हैं, आपको खैबर पख्तूनख्वा में खदेड़ रहे हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए, नहीं सुन तो क्या जो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे आपका एक मुख्यमंत्री एक लड़की से मुंह के नकाब उतार रहा है, उतार के फेंक रहा है। मुख्यमंत्री ने केवल उनको ये बताया था कि बेटा, मतलब आप अगर ये अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हो तो कम से कम मुंह खोल के इसको एक्सेप्ट करिए। वो खुशी देखना चाहते थे उस बच्ची के मुंह पे, आपकी तरह नहीं है कि साहब वहां जिस तरह से खवातीनों का क्या हाल मतलब रहते हैं, किस तरह से वहां उन लोगों को इल ट्रीट किया जाता है। यहाँ तो मतलब उन्होंने, और आप उस वीडियो क्लिप को दोबारा देखिए, आप तो ये कह रहे हैं कि साहब उन्होंने उसको खींच दिया। ये कोई नहीं करता है। कोई आपके घर में भी अगर कोई बच्ची आती है तो आदमी हम यही कहता है कि देखिए खुशी का मौका है, कम से कम वो मुसर्रत, वो खुशी, दैट ग्ली ही वांटेड टू सी ऑन हर फेस। रजा काशिफ, दरअसल मैं आपको बताऊं, दरअसल सुनिए, इसी नकाब के चलते भारत के खिलाफ कई बड़ी साजिशें रची गई हैं ऐसे इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई, सुनिए, हर कोई नकाब में या हर कोई बुर्के में गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसी नकाब के चलते भारत में कई बड़ी साजिशें रची गई हैं। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में बेटियों को सर ऊंचा करके जीना सिखाया जाता है, और यही बात नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर चेहरा दिखाकर नकाब हटाकर दिखाओगे तो खुशी होगी कि किस तरह से भारत में अल्पसंख्यक मजबूत हो रहे हैं, किस तरह से उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन आप लोग उस पर सियासत करना चाहते हैं, लेकिन ये दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। ये दाल शायद आप पाकिस्तान में आप इसको लेकर राजनीति चमका सकते हैं, लेकिन इससे इतर आप ये सोचिए, अपनों का खून बहाएंगे तो फिर क्या होगा? सड़कों पर जब आपके इस्लामिक दल जो लगातार विरोध करते हैं वो सवाल पूछेंगे आसिम मुनीर से, बार बार अगर सवाल पूछेंगे शहबाज शरीफ से, क्या किस तरह से पाकिस्तान का सौदा करें कि अपनों के खून के साथ में, तो क्या जवाब देंगे फिर? रजा काशिफ, देखें पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा है, मसला इंडिया से अपने, ये जो साहब अभी कह रहे थे ना
कि केपी के अंदर बड़े मसले हैं, पेशावर में बलूचिस्तान। भाई अपने देखो, तुम्हारा एक मुख्यमंत्री एक लड़की के मुंह से नकाब उतार रहा है, मुंह से बोल देना, जबानी बोले। मैं बताऊं, सुनिए सुनिए, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई रजा काशिफ। अब आपका ये टेप रिकॉर्डर इसी रील को रिपीट करता रहेगा। संजीत सिरोही जी, अब मैं समझ गई हूँ, रजा काशिफ जी के पास में जवाब नहीं है। जब वो उलझ गए, जब उनसे सवाल पूछे कि भाई जनता को क्या जवाब देंगे, तो उनके पास में जवाब नहीं है। आप मुझे बताइए, जनता को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ? क्या बताएंगे कि अपनों के खून का सौदा कर आए हैं अमेरिका के साथ में गाजा में? वहां पर गाजा की जनता के सामने अब उन्हीं की सेना, उन्हीं के लोग खड़े रहेंगे उनका खून बहाने के लिए। देखिए नैना जी, मैंने पहले कहा है, आसिम मुनीर साहब की बहुत बड़ी मुश्किल है। और मेरे को ये लगता है अगर उनको दोनों चॉइसेस, उनके पास दोनों चॉइस हो, अमेरिका की बात माने या अपने लोगों का ध्यान रखे, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा खतरा उनको अपने लोगों से होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब गुस्सा होंगे, एड बंद कर देंगे, लेकिन जो अंदरूनी हालात अगर खराब हो गए तो आसिम मुनीर साहब उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर 91% लोग जो है प्रो पैलेस्टीनियन हैं। सिर्फ 2% ऐसे लोग होंगे जो प्रो इजरायली या न्यूट्रल होंगे। तो जिस देश में 91% लोगों का यह मानना है कि हम पैलेस्टीन के साथ है, और हुसैन जावेद साहब ने भी कहा हम तो पहले दिन से टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो वही टू नेशन की थ्योरी में जब ये वहां पे जाएंगे पीस एनफोर्समेंट के लिए, जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, तो पीस एनफोर्समेंट कोई वहां पे जाके भाई बंदी हाथ मिलाने से पीस एनफोर्समेंट नहीं होगा। वहां पे जो है अगर हमास हथियार नहीं डालेगा तो हमास फायर करेगा। उस फायर का जवाब, क्योंकि फौजी हैं, कोई पुलिस वाले तो है नहीं, फौजी जो है फायर का जवाब फायर से देगा। तो उस हालात में अपने लोगों को क्या बताएंगे कि जिन पैलेस्टीनियन के लिए 91% लोग पाकिस्तान में आज भी नारे लगाते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आसिम मुनीर साहब, क्या शहबाज शरीफ जवाब देंगे? और इनको मैं याद दिला दूं, टीएलपी अक्टूबर के महीने में टीएलपी सिर्फ अपना कुछ फरमान लेके यूएस की एम्बेसी में इस्लामाबाद में जाना चाहती थी, इन्होंने उसको रोक दिया। उसके बाद कितने लोग वहां पे मरे, कितनी गोलियां चली, उनके जो लीडर थे उनके भी सिर में गोली लगी। तो ये आप जो आग से खेल रहे हैं, और इस आग का जो है क्या अंदाजा वो आपको नहीं है। ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं आपके केपी में आपके प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान में आपकी प्रॉब्लम है, पीओजे में आपकी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक सिंध में आपके प्रॉब्लम है, एक पंजाब बचा हुआ। पंजाब में टीएलपी बहुत स्ट्रांग है। पंजाब और सिंध में मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप जो अर्बन एरिया में है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर उन्होंने सड़कों पे उतर गए और बाकी जो इस्लाम पार्टी सर्किट में उतर गई, तो आसिम मुनीर साहब को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप याद कीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, इसको जरा याद रखें, नहीं तो आगे आने वाले समय में आप ये कहते ना आप परेशान हो, तो हम परेशान नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लेबर में स्टेबिलिटी रहे, वो हमारे हित में है। अनस्टेबल लेबर किसी के भी हित में नहीं होता। नैना जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे शायद हुसैन जावेद को जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन हुसैन जावेद मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, आपने कहा कि अभी इस पे सिर्फ विचार चल रहा है। मेरा सवाल यही कि क्या मना करने का ऑप्शन है? अगर मना करते हैं तो पिछले कुछ वक्त से जो एक बड़ी गर्मजोशी और जो नजर आ रही थी पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, क्या वो इम्पैक्ट करेगी? और दूसरी बात ये, क्या अमेरिका की तरफ से जो दबाव आएगा वो दबाव झेलने के लिए या विरोध करने पर तमाम सैंक्शंस के लिए, पाबंदियों के लिए पाकिस्तान तैयार है क्या? नैना जी, इस सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये तो हमारे यहाँ कोई सवाल ही नहीं है कि हमारी फौज ने वहां पे जाना है या नहीं जाना है। ये बात तय हो चुकी है हमारे स्टेट लेवल के ऊपर कि हम इस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस बारे में कोई अभाव पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं। चलिए, आपने कम से कम ये बात बड़ी बात कही, वरना पहले ये कहा जा रहा था ना कि विचार हो रहा है, ऑप्शन है, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि आप स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने वाले हैं इजराइल और अमेरिका के साथ में, आप इसमें हिस्सा बन रहे हैं।
मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे वाइस पीएम इसाक डार इस बात को कह चुके हैं और इसाक डार एक जिम्मेदार सीट पर बैठे हैं। मैं उन्हीं की बात को रिपीट करूं, ठीक है। वो जो अच्छा, कह फिर रहे मुझे हैं। एक बात बताइए, जो हमेशा आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना को कट्टर मुस्लिम समर्थक मानता है, अल्लाह की सेना मानते हैं, और जिस पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को ये कहा जाए कि दर्जा नहीं दिया, कभी उसकी स्वीकार्यता, एक तरह से उसकी एक्सेप्टेंसी कभी उसके सामने नहीं रही, अब उसके साथ में मिलकर फिलिस्तीन का विरोध कैसे करेंगे आप? मैम, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें क्या जरूरत है कि हम फलस्तीनियों का विरोध करेंगे। हम उनके हमेशा उनके कॉज के हिमायती रहे हैं। दूसरी बात, आपको अगर इस पे एतराज है कि हमारी फौज को तो फिर हमारे हुसैन जावेद सर, आपको इजराइल के साथ ना जाकर आपको गाजा के समर्थन में जाना चाहिए था। तब अगर आप ऐसा करते तो समझ भी आता। आप अमेरिका और इजराइल का समर्थन करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप गाजा के विरोध में नहीं हैं। इजराइल की मंशा क्लियर कट है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो फिलिस्तीन को कोई टू स्टेट या दूसरे राज्य के तौर पर नहीं मानता, किसी देश के तौर पर वो नहीं मानता। दूसरी तरफ हमास का हथियार पूरी तरह से गिराना ही एक तरह से उसका उद्देश्य है। वो तो अपने पूरे उद्देश्य में क्लियर है, उसके मोटिव पूरी तरह से क्लियर है। देखिए, अगर आपको ये लगता है ना कि हमारी फौज वहां पर इस फोर्स का हिस्सा बनेगी और सीधे सीधे अपने हथियार निकाल कर हमास के आगे खड़ी हो जाएगी और बाय हुक और बाय क्रुक उसको इस तरह से डिसार्म होने पर मजबूर कर देगी, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत ही एक सिस्टमैटिक अंदाज से ये सारा सिस्टम इस तरह बनाया जाएगा और सिस्टम अभी बना नहीं है, अभी इसके बनने के अमल मौजूद है। इस बात को अपने ज़हन में रखिए। दूसरी बात, एक और बात है, आज आप भी जरा सोचिए ना, ये असल में इंडिया को प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो हमारी फौज है वो वहां पे जा रही है, वो हमास के आगे जाएगी या ट्रंप साहब इस पे क्या करेंगे। इंडिया को प्रॉब्लम है आज आप उस पूरे रीजन में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ना इंडिया का क्लाउड हमें सुनिए, हमें हथियार उठाकर शांति लानी भी नहीं है हुसैन जावेद। हमेशा से भारत की ये डिप्लोमेसी रही है। सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं और अपने दर्शकों को भी क्लियर कर दूं, ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी रही है। खून बहाकर शांति कभी नहीं ला जा सकती। हमेशा से ये एक बड़ा संदेश दिया जाता रहा है, चाहे बात रूस यूक्रेन युद्ध की हो, चाहे बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बड़ा लंबे वक्त से जो कियास चल रहा है, ये पूरी तरह से क्लियर है। अगर मैं गलत हूं विनोद दत्ता जी, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। हुसैन जावेद को जरा बताइए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखिए, जिस तरह की सियासत भारत करता है, देखिए भारत ही एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा हर प्रार्थना या प्रेयर के बाद ये कहता है विश्व का कल्याण हो। ऐसा कोई दूसरा मुल्क नहीं है। तो हम तो हमेशा, आप ये देखिए, अभी 16 दिसंबर गई है। भारत अगर चाहता, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो भारत चाहता था तो ईस्ट पाकिस्तान को भारत में मिला सकता था, लेकिन भारत ने एक मुल्क, आजाद मुल्क को रिकॉग्नाइज करके 13 दिन के अंदर एक नए मुल्क का जो तामीर थी वो खड़ी कर दी। भारत ने हमेशा शांति की वो की है, हमेशा भारत। आपने फलस्तीन की हिमायत की थी, आप तो इसराइल के साथ खड़े रहे। आपका तो किरदार ही कोई नहीं आज यहाँ पे। आप बिल्कुल एक साइड पर हो चुके हैं। आपको अमेरिका भी सीरियस नहीं ले रहा है, चाइना भी सीरियस नहीं ले रहा है। एक जमाने में आप कहते थे हम आपको के साथ है, लेकिन दुनिया ने देख लिया, फलस्तीनियों ने देख लिया कि 2 साल में इंडिया क्या फलस्तीनियों के साथ था। आप तो इसराइल के साथ खड़े रहे हैं। छोड़ दे, आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का क्लाउड ही बहुत कम हो चुका है, पाकिस्तान का क्लाउड ऊपर जा रहा है, इसलिए आपको हर जगह पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, और आप देख सकते हैं चाइना के साथ भी। देखिए, ऐसा है कि फिलिस्तीन की बात अगर कर रहे हैं, जब तक यासिर अराफात उसके सरबराह थे तो भारत के बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट लीडर थे, एक जन आवाम के लीडर थे। लेकिन जब से हमास ने वहां अपना वो किया है, वर्चस्व दिखाया है, जब से वहां करप्शन, दहशतगर्दी, लोगों को लूट खसूट करना, लोगों को मारना, खून बहाना, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ है। और आपने एक छोटा सा नमूना अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही है। तो भारत यह चाहता है, हमेशा यासिर अराफात के समय में भारत के बड़े मधुर संबंध थे, भारत के इजराइल से हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। तो भारत किसी भी गुट में नहीं है, आपकी तरह नहीं है, भारत तो निर्गुट है। सर, मुझे लग रहा है कि एक और चीज मुझे यहाँ पर हुसैन जावेद को जरा करेक्ट करना चाहिए। हुसैन जावेद, भारत की हमेशा से एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहारिक जो ये कहा जाए कि कनेक्शन है वो फिलिस्तीनियों के साथ में रही है। मैं आ रही हूँ कर्नल संजीत सिरोही जी। और भारत शुरुआत से
हमेशा से आतंकी गतिविधि खून बहाने के खिलाफ रहा है। हमास ने जब बड़ा हमला किया उसका विरोध किया, इजराइल ने जो जेनोसाइड किया उसका बड़ा विरोध किया, और हमेशा से विश्व के कल्याण हो वाली बात का जिसका जिक्र विनोद जी ने यहाँ पर किया। और मैं आपको बता दूं, आप बार बार बात कह रहे हैं फिलिस्तीन की, मैं अपने दर्शकों को ये बताते चलूं कि जिस तरह से भारत ने गाजा संघर्ष शुरू हुआ उसके बाद में फिलिस्तीनियों को जो मानवीय सहायता है, चाहे बात दवाइयों की हो, मेडिकल सप्लाईज की हो, और उसके जरिए करोड़ों ये कहा जाए कि डॉलर की मदद भेजी थी। और एक रिपोर्ट बताती है 2025 तक कुल सहायता बढ़ाकर लगभग 135 एमटी सामग्री और लगभग 12.5 मिलियन की डॉलर्स की हेल्प की गई है फिलिस्तीन में, गाजा को। आप इसीलिए ये बड़ा एक भ्रांति फैलाने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, इसमें जरूर आपको क्लियर रहना चाहिए। संजीत सिरोही जी। नैना जी, मैं जावेद साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि 1970 में ब्लैक सितंबर में जॉर्डन के अंदर आपके जनरल जियाउल हक साहब उस टाइम ब्रिगेडियर थे और वो एक ट्रेनिंग मिशन के में अपने कुछ ट्रुप्स के साथ वहां पे थे। और जब ये ब्लैक सितंबर हुआ, जब जॉर्डन के ऊपर खतरा हुआ उनकी मोनार्की के ऊपर, तब जनरल जियाउल हक को जॉर्डन की कुछ फौज और कुछ उनके जो सिपाही थे उनके साथ मिलकर उनको एक डिवीजन कमांड करने की दी। और जिस पैलेस्टीनियन की आप तारीफ कर रहे हो, बोलो जी हमने तो शुरू से साथ दिया। 1970 में आपने हजारों पैलेस्टीनियन को जॉर्डन में मारा है। तो आप ये जो आपकी जो ड्यूअल जो आपका ये डबल जो चेहरा है ना, इसको आप दुनिया के सामने नहीं छुपा सकते, क्योंकि आप अब बात कर रहे हैं कि जी हम तो पैलेस्टीनियन की मदद करते हैं, भारत क्यों नहीं करता है, हम तो वहां जाएंगे हमास के साथ लड़ने। आप तो हमास से लड़ने जा रहे हैं। जिस तरह जनरल जियाउल हक ने पैलेस्टीनियन के ऊपर जो है वहां पे मशीन गन और टैंकों से फायर करा था, तो आप ये छोड़ दीजिए कि जी हमारा बड़ा प्यार है। प्यार अगर आपका होता पैलेस्टीनियन के साथ, तो जब ये वहां पे आपको बोला जा रहा है कि जी आप अपनी फौज भेजिए, तो आपको मना कर देना चाहिए कि जी हम वहां पे नहीं भेजेंगे। आप बोल के तो देखिए मना करके। तो ये जो है पैलेस्टीनियन के साथ जो आपका प्यार है ना, इसको मत दिखाइए। ये 1970 में पैलेस्टीनियन को आज भी याद है आपने किस तरीके से उनके हजारों आदमियों को मारा था। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप जाइए गूगल करिए और उसमें देखिए जो है ब्रिगेडियर जियाउल हक कमांडेड पाकिस्तान आर्मी इन जॉर्डन इन 1970। लेकिन एक और बात यहाँ पर हुसैन जावेद, आप अपना रिएक्शन दें। मैं बताती चलूं कि 1988 में इजराइल के साथ में भारत के बड़े अच्छे क्लोज रिलेशंस थे। बड़े अच्छे रिश्तों के बावजूद भारत फिलिस्तीन को 1988 में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश था। इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। रामल्ला में भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय भी है और बाकायदा भारत में फिलिस्तीनी छात्रों को स्कॉलरशिप तक दी जाती है। तो ये भ्रांति फैलाने का काम ना किया जाए कि भारत का क्या स्टैंड। भारत हमेशा से बहुत संतुलित रहा है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को लेकर। और जो दो हमेशा टू नेशन थ्योरी की बात हुई तो उसमें हमेशा हिंदुस्तान ने समर्थन किया, इवन यूएन तक में इस बात को समर्थन किया है। देखिए, आपने बात की 1988 की, आपने मतलब अभी थोड़ी सी इसमें माजी की बात की, वो बात सही है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान जो था उसने उस वक्त में फलस्तीनियों के कॉज की इतनी हिमायत की थी कि उस टाइम आपके लिए आप इसराइल की हिमायत किया नहीं करते थे उसमें। ये बात भी फैक्ट है ना। मैं तो आखिरी 10 साल की बात कर रहा हूँ, खासकर जो आखिरी 2 साल जिस तरह से गजा पर क़यामत किस तरह से भारत ने 2025 तक का मैंने आपको अपडेट बताया, मानवीय सहायता, इसके अलावा लगातार उनको मेडिकल फैसिलिटीज गाजा में, फिलिस्तीन में। आप ठीक है, आप हमेशा मुस्लिमों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है हमें किसी की मदद करने के बाद गाने की जरूरत नहीं होती, कर्म सब कुछ कह देता है। और यही वजह है कि बगैर किसी के दबाव में आए हुए अभी भी हम हमेशा से समर्थन और बैलेंस की बात करते हैं। चाहे बात आतंकी जेनोसाइड जो गतिविधियां हैं, चाहे बात फिलिस्तीन या हमास की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से, हमेशा से उसका विरोध भारत ने किया है। बात ये कि फिर इस तरह का पैसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ना। अगर आप वाकई आपको भी फलस्तीनियों की इतनी फिक्र है तो ये 2 साल में जो कम से कम एक बार तो दिल्ली सरकार उसकी मजम्मत करती। आपके अवाम ने मजम्मत की है, वो रिकॉर्ड पर है, वो हमें भी पता है। हिंदुस्तान के अवाम ने इसराइल के खिलाफ इस तरह से उन्होंने जलसे जुलूस किए हैं, लेकिन अवाम जो आपकी हुकूमत है उसका भी फर्ज बनता था। इंसानियत थी वहां पे, इंसानियत का कत्लेआम हुआ। 65,000 लोग जिस तरह उनको वहां पे शहीद किया गया। पूरी दुनिया मतलब हमारे इलाके से बेहतर तो गोरे रहे जिन्होंने अपने मुल्कों में इतने मिलियन किस्म के मार्च भी किए हैं। तो आई थिंक ये सवाल बनता है बिल्कुल। और बहरहाल वही बात है कि ये मसला लेकिन हुसैन जावेद, अरे आपकी सेना तो अल्लाह की सेना है ना।
आपकी सेना या आपकी सरकार तो हमेशा से मुस्लिम हितैषी है और आप तो सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों के हितैषी रहे हैं। फिर उन्हीं के खिलाफ इजराइल की मंशा आप नहीं जानते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि भाई हम वहां इजराइल का नहीं हमास का समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन आप इजराइल के समर्थन में जा रहे हैं, आप इजराइल की पार्टी बन के जा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके साथ ये बिल्कुल भी नहीं है। ये तो दोहरा रवैया हुआ। आप उसकी तस्लीम नहीं करते, आप उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक थाली में बैठ के खाएंगे हम, हाँ, लेकिन एक गाड़ी में बैठ के जाएंगे हम। हाँ, जो आपके भाई बंधु हैं उनके खिलाफ आप, जिनको आप समर्थन नहीं करते, उनके समर्थन में आकर अपने भाई बंधुओं के खिलाफ खड़े होंगे। ये बड़ा दोहरा रवैया आपका, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये तो आपका सवाल वाजिब तब होता जब इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में सिर्फ पाकिस्तान जा रहा होता। अमन फोर्स है, यूएन चार्टर के तहत है, ठीक है। इसके तहत हम पहले बोस्निया भी गए हैं, सोमालिया भी गए हैं, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में भी गए हैं। तो ये देखिए, ये पीस फोर्स है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं जा रहा, और अकेले पाकिस्तान पे इसकी जिम्मेदारी भी नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं अब एक बार रजा काशिफ का रुख करना चाह रही हूँ। रजा काशिफ, इसके पहले भी अमेरिका ने खास तौर से गाजा और इजराइल के बीच में शांति प्रस्ताव लाया और सीज फायर हुआ, लेकिन इस सीज फायर के बीच में बड़े उल्लंघन हुए, बड़े हमले हुए, और इस पूरे सीज फायर के बीच में इजराइल का क्लियर कट स्टैंड है कि वो फिलिस्तीन को एक सेकेंडरी, एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका ये कहना है कि आखिरी हथियार हमास का डलवाना है, यही उसका उद्देश्य है। हमास के एक एक नेता का खात्मा उसका उद्देश्य है। वो अपने मैसेज में बहुत क्लियर कट है। तो ये फिर किसको गुमराह कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर इजराइल के साथ में नहीं हैं, हम अमेरिका के साथ में हैं, हम हमास के विरोध में नहीं हैं, हम हमास के साथ में हैं। जिस पक्ष की तरफ से जाइएगा, जिस साइड में, जिस बॉर्डर पे आप खड़े होंगे, बात तो वहां से होती है कि आप किसके साथ में हैं, किसके नहीं। मैं बोल रही हूँ, अगर इतना हितैषी है तो मना कर दीजिए सीधे, कम से कम गुमराह तो मत कीजिए मुस्लिमों को। अच्छा देखें, फिर वही बात आके इस्लाम पे आप बात कर देती हैं। बात वो करता हुआ अच्छा लगता है ना जिसके अपने मुल्क में सच्चा रिपोर्ट ना आई हो। आप तो हितैषी हैं। जाएंगे। अरे जनाब, आप तो हितैषी हैं, वही तो बात है, आप तो हितैषी हैं मुस्लिमों के। चलिए, आपके तो सारे आरोप मैं झेलने को तैयार हूँ, आपने जितने आरोप लगाने हैं मेरे ऊपर लगा लीजिए, लेकिन आप तो हितैषी हैं। बता रहा हूँ, झेलने की क्या बात है? मैं कोई जुल्म थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कोई अन्याय कर रहा हूँ, कोई जुल्म कर रहा हूँ जो आप कह रही हैं मैं झेलने को तैयार हूँ। मैंने तो सिंपल सी बात की है, मैं बात करने लगता हूँ। आप मुझे बताएं, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्या आप तो आर्टिकल 19 को भी यूएन के नहीं मानती कि दूसरा बंदा बोलने लगा है आप रोक देती हैं? राइट टू स्पीक तो है ना, आर्टिकल 19 A-B-C हमारे यहाँ तो पढ़े होंगे ना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल, आप यहाँ पर आकर आवाज उठाइए, आतंक विरोधी अधिनियम के तहत मामले दर्ज नहीं होंगे आप पर। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आप क्या करेंगे फिर? देखें, अब देखिए, मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूं, आपके पास शब्द खत्म हो गए, क्योंकि अब आप सोच में पड़ गए कि आगे आपको क्या कहना है। दरअसल यही हकीकत है रजा काशिफ, यही हकीकत है। अब आप शांत हो गए, आपके पास में बोलने को कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि आप तो हमेशा पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन या मुस्लिम का एक, ये कहा जाए कि अपने आप को बड़ा समर्थक मानता है। आखिर कैसे अपने उन्हीं भाई बंधुओं के खिलाफ अब हथियार लेकर आप खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान हिस्सा बनने वाला है और इजराइल का समर्थन करते हुए जाने वाले हैं। वेल, आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका धन्यवाद। लेकिन अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं मुलाकात करने के लिए, उसके बाद में धन्यवाद मैं कर चुकी हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं मुलाकात करने के लिए, और उसमें क्या मना कर पाएंगे आसिम मुनीर? सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात ये कि आखिर कैसे अपनों ही के खिलाफ एक बार फिर से पाकिस्तान हथियार उठाएगा, और यही पाकिस्तान का असली दोहरा चेहरा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर।